नमस्कार, वंदे मातरम। आज समझने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत इंटरनेशनल ट्रीटीज़। एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि क्या जब दो नेशन स्टेट आपस में कोई इंटरनेशनल ट्रीटी करते हैं तो थर्ड पार्टी यानी तीसरे देश या तीसरे नेशन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा विस्तार में जाना पड़ेगा और हमें बेसिक फॉर्म में ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं क्या और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल लॉ में क्या फ़र्क है, इंटरनेशनल लॉज कैसे बनते हैं, और तब हम समझ पाएंगे कि दो देशों के बीच जो ट्रीटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं और किस तरह से उनका प्रभाव किसी तीसरे देश पर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। तो हम एक वैश्विक व्यवस्था में रहते हैं। आदिकाल से ही देशों के बीच अपने संबंधों को सुधारने के लिए या किसी विशेषाधिकार को जताने के लिए आपस में संधियां होती रही हैं। युद्ध जैसे विषय भी वार्तालाप और संधियों से सुलझाए जाते रहे हैं। आधुनिक काल में देखें तो यूरोपीय कंट्रीज़ में काफ़ी सारे बड़े बड़े जो कन्वेंशन हुए, ऐसे कई देशों के समूहों ने आपस में मिलकर बैठकें की, ऐसी कई ट्रीटीज़ हुई। और जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, उसका भी सोर्स कहीं ना कहीं फिर ऐसी ट्रीटियों से निकल के आता है, ऐसी ट्रीटीज़ जो हैं उनसे निकल के आता है। और जो प्रथाएं काम करती हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, यानी प्रथाओं का मतलब इस बात से समझा जाए कि विशेष परिस्थितियों में देशों का व्यवहार हमेशा से एक जैसा रहा है, आचरण वैसा ही रहा है जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ये धीरे धीरे सालों के क्रम में, सैकड़ों सालों में प्रथाओं का रूप ले लेती है। और ऐसी प्रथाएं भी इंटरनेशनल लॉ में कहीं ना कहीं अपना एक कंट्रीब्यूशन रखती हैं। जो इंटरनेशनल लॉ एस्टेब्लिश है, जो लीगल फॉर्म है उसका, जिस पर सबका कंसेंट रहता है, जो लीगली बाइंडेड रहता है, इसको बनने में इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल कन्वेंशन और ये प्रथाएं, ये सब इनका कहीं ना कहीं योगदान रहता है। तो सबसे पहले आखिर ये ट्रीटी क्या है? तो ट्रीटीज़ आर एग्रीमेंट्स, जैसे दो लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है जहां दोनों व्यक्ति पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार आपस में सहमति में आते हैं। दोनों कहीं ना कहीं यह मान लेते हैं, आपस में एक सुलहनामा कर लेते हैं कि हमें इन बातों पर आपस में सहमत होना है। तो ट्रीटीज आर एग्रीमेंट्स बिटवीन सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्रिएटिंग बाइंडिंग ऑब्लिगेशन इन इंटरनेशनल लॉ। तो पहले क्या मानते थे कि पहले के परिभाषाओं में एग्रीमेंट्स बिटवीन नेशन स्टेट, दो राज्यों के बीच एग्रीमेंट हो गया विश्व में। लेकिन आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में ये एग्रीमेंट सिर्फ दो राज्यों, दो देशों के बीच नहीं होता। जो एक वैश्विक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के मध्य भी होता है, राज्य और संस्थाओं के मध्य भी होता है, अलग अलग वैश्विक संस्थाओं के मध्य भी होता है। तो इसीलिए सब्जेक्ट्स शब्द का प्रयोग ज़्यादा व्यापक है। इस शब्द से हम ये समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, चाहे वो देश हों, चाहे वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हों, या ऐसा कोई जिसने इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ले लिया हो वो हो, उन सब के इन्वॉल्वमेंट से या उनके बीच कोई भी इंटरनेशनल लॉ क्रिएटिंग बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, यानी कि एक ऐसी लीगल सहमति है जो रिटन फॉर्म में है और दोनों के ऊपर वो बाइंडिंग है, यानी वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते या उसका उल्लंघन उनके हित में नहीं होगा, उसका उल्लंघन उन्हें कहीं ना कहीं विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समुदाय के द्वारा उनको नुकसान हो सकता है। उनको आगे किसी विशेष वार्ताओं में, विशेष बैठकों में, विशेष रियायतों में उन पर संदेह की दृष्टि हो सकती है। विश्व व्यापार में उनका नुकसान हो सकता है। उनके साथ, उन देशों के साथ अगर युद्ध की स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से वंचित हो सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां
जो है वो उनके ऊपर ये दायित्व लाद देती है कि जिस संधियों से वो बंधे हुए हैं उनका पालन करें। तो ट्रीटीज, अब इंटरनेशनल ट्रीटी है या नहीं, तो उसके लिए सिर्फ इस शब्द पर हम गौर नहीं कर सकते, वो कई फॉर्म में हो सकती है। कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, ये भी ट्रीटीज है, एक तरह की संधि है, यानी कि ये शब्द अलग अलग हैं। प्रोटोकॉल, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, वो भी एक तरह से वो ट्रीटी है, वो भी एक ऑब्लिगेशन, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है दो देशों के बीच, या दो जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच कहीं ना कहीं उनको लेकर एक सहमति है। पैक्ट, एकॉर्ड, इन नामों से भी ट्रीटीज को जाना जाता है। विषय वस्तु वही है, लेकिन जैसे कि आप देखेंगे कि इजराइल और यूएई के बीच अब्राहमिक एकॉर्ड पे दस्तखत हुए, दोनों की सहमति हुई, उन लोगों ने अपने नीतियों को उसके अनुसार ढालने की कोशिश की है, जिस बातों पर वो दोनों देश सहमत हुए हैं, तो इसका नाम उन्होंने एकॉर्ड रखा है। मतलब वो एक ट्रीटी है, लेकिन वहाँ वो अब्राहमिक एकॉर्ड नाम से जाना जा रहा है, कहीं वो पैक्ट के नाम से जाना जा रहा है, कहीं वो प्रोटोकॉल है, कहीं संस्थागत तौर पर वो कन्वेंशन है। यानी कि ये सभी अगर वर्ड सामने आ रहे हैं तो ये समझना है कि ये सभी एक तरह से इंटरनेशनल ट्रीटीज ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेनेवा प्रोटोकॉल, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, मतलब ये कन्वेंशन एक तरह की ट्रीटी है जहां पर कई देश मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि जो बायोलॉजिकल वेपन है इसका इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर नहीं होगा, इसका इस्तेमाल मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इससे संबंधित प्रतिबंध का लागू होना, इससे संबंधित जो भी पक्षकार इस ट्रीटी में शामिल होते हैं वो कहीं ना कहीं ये कमिट करते हैं कि वो इस तरह के रिसर्च को प्रोत्साहन नहीं देंगे। हालांकि आप देखेंगे कि जो अभी कोविड-19 के सिचुएशन में कोरोना जो है इसे एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह ही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल वेपन का निर्माण करते समय लैब से ये वायरस लीक हुआ है, इस थ्योरी पर ही ज़्यादातर देश जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं एक कन्वेंशन का उल्लंघन है। विश्व बिरादरी में एक दबाव बनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल, उसके तहत ये कहीं ना कहीं मानवता के साथ धोखा है, वैश्विक समुदाय के साथ धोखा है अगर सही में चीन ने ऐसा किया है तो। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अंतर्राष्ट्रीय विधि, हम देश में अगर अपनी विधि का पालन नहीं करते हैं तो सख्ती होती है, कार्रवाई होती है, कानून के अंदर जो प्रावधान है वो अपनाए जाते हैं। अब वैश्विक स्तर पे कोई संसद जैसी व्यवस्था तो है नहीं, कोई केंद्रीकृत व्यवस्था तो है नहीं, वो तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। लेकिन विश्व व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इसके लिए आपस में देशों के द्वारा अलग अलग कन्वेंशंस के द्वारा वो एक सिस्टम को जनरेट किया गया है, संस्थाओं का निर्माण किया गया है ताकि जो डिसिप्लिन है इंटरनेशनल लेवल पे वो बना रहे। लॉ मेकिंग ट्रीटीज, अब जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ बने हैं तो वो ट्रीटीज का ही विस्तृत रूप है, उन्हीं से वो लॉज के रूप में वो फॉर्म हो चुके हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। तो शुरुआत कहीं ना कहीं ट्रीटीज से ही हुई है। ज़्यादातर ट्रीटीज अगर आप देखेंगे तो वो 16वीं शताब्दी से शुरू हो रही है, यूरोपों से शुरू हो रही है, वेस्टफैलिया है और भी बहुत सारे कन्वेंशन हैं। तो प्रथाओं के अतिरिक्त जो ट्रीटीज हैं वो आधार हैं इंटरनेशनल लॉ का। तो जो इंटरनेशनल लॉ है तो लॉ मेकिंग ट्रीटीज एक तो डायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स में क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रीटीज विच बिल्ड यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ, यानी जैसे यूएन चार्टर। अब जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर बना तो इसमें कई देश आपस में सम्मिलित होकर एक चार्टर बनाते हैं और उसको फॉलो करने के लिए वो आपस में सहमति व्यक्त करते हैं और बाकी जो भी देश अब अपने संविधान में वैसे संशोधन करेंगे जो यूनाइटेड चार्टर के अनुकूल हो, अपने देश की कानून व्यवस्था को, जैसे आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन के तहत डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट से संबंधित जो प्रस्ताव पास किए गए, तो ये क्या है कि अब हर देश कहीं ना कहीं एक दबाव में रहता है अपने संविधान के अंतर्गत जो ह्यूमन राइट्स के जो उनके डिक्लेरेशन हैं, यूनाइटेड नेशन के जो प्रस्ताव है उसके तहत वो देखता है कि हम क्या क्या ह्यूमन राइट्स अपने देश में प्रोवाइड कर पाए हैं या वैश्विक स्तर पर किन मानवाधिकारों के लिए हम सजग हो पाए हैं। और ये फिर धीरे धीरे एक लॉ, स्टैंडर्ड लॉ का रूप ले लेता है। अगर कहीं मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर वो एक चिंता का विषय बन जाता है, उसे एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन माना जाता है। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है
वो एक डायरेक्ट सोर्स बन गया है इंटरनेशनल लॉ का। इंटरनेशनल ट्रीटीज विच बिल्ड यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ यानी कि यूनिवर्सल है, ये विश्व समुदाय के द्वारा संपूर्ण रूप से इसको सहमति दी जाती है। इंटरनेशनल ट्रीटीज विच बिल्ड जनरल प्रिंसिपल, यानी कि ऐसे इंटरनेशनल ट्रीटीज हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के समूहों ने ऐसे संधियों को आपस में सहमति प्रदान की है, उन संधियों का पालन किया है कि कहीं ना कहीं उन संधियों से जो नियम कानून वैश्विक स्तर पर निकले हैं उसकी भी एक सामान्य पहचान है, वो सामान्य तौर से स्थापित हो चुके हैं सारे देशों के बीच। जैसे वेस्टफैलिया की ट्रीटी 1648, जिसमें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशन का कॉन्सेप्ट और सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, नेशनल टेरिटरी का कॉन्सेप्ट ये सामने आता है। ये काफ़ी बड़ा कन्वेंशन था और 30 इयर्स वार, 80 इयर्स वार, ये जो वहाँ स्पेन, यूके, अलग अलग एम्पायर्स जो थे उस समय के, उन लोगों के बीच जो कन्फ्लिक्ट था, फ्रांस थे, कई देश आपस में बैठकर इस तरह की संधियों को इन लोगों ने तैयार किया था और इसका पालन करने के लिए अपनी बाध्यता जताई थी। और इंटरनेशनल लॉ कहीं ना कहीं इससे वो आधार बन रहा है। और हेग कन्वेंशन 1899, 1907, वर्सिलेज ट्रीटी 1919, जेनेवा कन्वेंशन 1929, लीग ऑफ नेशन चार्टर ये करीब एक तरह से फेल हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 जिससे यूएनओ जो आज अस्तित्व में है। तो ये सब बेस हैं इंटरनेशनल लॉ के। सपोर्ट्स फ्रॉम एसेंशियल स्टेट्स, अगर कोई इंटरनेशनल लॉ के मैकेनिज्म में कोई जनरल प्रिंसिपल बन रहे हैं, सिद्धांत बन रहे हैं, वो इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बन रहा है, तो उसके लिए सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि जो एसेंशियल स्टेट्स, इस वर्ड का यहाँ यूज किया गया है, इसमें यह ध्यान देना है कि विश्व में कुछ नेशन स्टेट ऐसे हैं जिनका पूरी वैश्विक व्यवस्था में एक बड़ा प्रभाव है। अब इसमें किस तरह के देश हैं? कुछ तो ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनकी व्यवस्थाएं विकसित हैं। पुराने काल से जब से ये कन्वेंशन ट्रीटीज चल रही हैं तब से हर ट्रीटीज में, हर कन्वेंशन में उनका काफ़ी प्रभाव रहा है। वे उपनिवेशवादी व्यवस्था वाले देश रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व पे कहीं ना कहीं अपने ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाए हुए थे। जैसे आप देखेंगे कि फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो कि विश्व में काफ़ी शक्तिशाली है, वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था में जिसका अपना एक अलग ही अस्तित्व है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। और वर्तमान परिदृश्य में चाइना जैसे देश भी हैं। तो ये जो एसेंशियल स्टेट्स हैं, अगर इनकी सहमति नहीं होगी तो जनरल प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ डेवलप नहीं कर पाएगा। छोटे देश ऐसे बड़े देशों को फॉलो करते हैं, विश्व में सभी देश हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी सहमत हो जाएं। लेकिन इसीलिए आप देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल जैसे वीटो वाले देशों की व्यवस्था की गई है, जनरल असेंबली है, 2/3 और बहुमत के अलग अलग जो उनके तरीके हैं जिससे कि प्रस्ताव पास होते हैं। तो ये एसेंशियल स्टेट्स जो हैं उनका सपोर्ट कोई भी इंटरनेशनल लॉ बनने के लिए मस्ट है। अगर ये नहीं होगा तो वो जनरल प्रिंसिपल के रूप में एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। अब तो इंटरनेशनल लॉ बनने का एक दूसरा जरिया है जिसको कहते हैं ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स दो स्टेट के बीच होता है। पहले तो हम देख रहे हैं कन्वेंशंस हो रहे हैं, ट्रीटीज हो रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन रहा है कई देश आपस में। अब यहाँ पे सिर्फ जब दो स्टेट के बीच ट्रीटी हो रही है तो ये भी इंटरनेशनल लॉ के लिए बेस बनता है। इंटरनेशनल लॉ इसको भी बेस बना के चलता है, इससे भी जनरल प्रिंसिपल ड्राइव होते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो खास करके हमारा जो सवाल आने वाला है कि क्या दो देशों के बीच जो संधियां होती हैं उसका प्रभाव किसी तीसरे देश पे पड़ता है, वो यहीं से निकल के सामने आएगा कि जब जो दो देश आपस में जब ट्रीटी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो किस ऑब्लिगेशन को फॉलो करेंगे, कौन ऑब्लिगेशन बाइंडिंग होगा, वो आपस में विचार कर लेते हैं। दोनों की सहमति से ही वो तत्व उस ट्रीटी में शामिल होंगे, उस ट्रीटी डॉक्यूमेंट में शामिल होंगे जिसको वो फॉलो करना चाहेंगे, जिसके लिए वो ऑब्लिगेशन लेना चाहेंगे, जिसको वो फॉलो करना चाहेंगे। अब यहाँ पर कस्टमरी लॉ की बात आती है।
तो ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, स्प्रेडिंग फास्ट एंड क्लैरिटी। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं वो इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करती हैं, और ये ट्रीटीज इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो ट्रीटीज हैं, तो ट्रीटीज जो होती हैं वो हमेशा जो है वो एक इंटरनेशनल रियलिटी को दर्शाती हैं। विश्व के दो देशों या विश्व के देशों के कई समूहों के बीच में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का वह समाधान कैसे निकाल सकते हैं, क्या रियलिटी है ग्राउंड की, इसके आधार पे वो देश आपस में संधि करते हैं। अब ये तेजी से फैलने वाली चीजें हैं, यानी कि अगर इन आधुनिक युग के इस 20वीं शताब्दी के दौर में देखेंगे तो ये ट्रीटीज की शताब्दी रही है। विश्व की बहुत सारी समस्याओं को सिर्फ वार्तालाप और संधियों के द्वारा ही सुलझाया गया है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था में युद्ध से बचने की कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा संधियां करके, संधियों के द्वारा ट्रीटीज करके अलग अलग कंट्रीज अलग अलग समस्याओं को सुलझा रहे हैं। व्यापार के लिए भी ट्रीटीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन बनते, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रीटीज के द्वारा फॉर्म होते हैं। फास्ट है, इसमें क्लैरिटी है, ज़्यादा तरीके से जल्दी से समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन, जो कंट्री के प्रॉब्लम हैं उनका सॉल्यूशन आसानी से निकल सकता है। बातों को स्पष्ट तरीके से रखा जा सकता है, स्पष्ट तरीके से रखने के कारण उसका स्पष्ट सॉल्यूशन आ सकता है। बर्थ टू लॉज, ये ट्रीटीज लॉ को जन्म देते हैं, इंटरनेशनल लॉ को जन्म देते हैं। जन्म देने के साथ डेवलपमेंट ऑफ लॉ में भी इनका योगदान होता है, यानी कि जो लॉ पहले से बने हुए हैं उसमें भी कहीं इंप्रूवमेंट होता है। करेक्शन इन लॉ, यानी कि अगर पहले कोई लॉज बने हुए इंटरनेशनल लेवल के और उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं तो उनका सुधार भी इस तरह के जो ट्रीटीज हो रहे हैं उनसे हो जाता है। और आज का वर्ल्ड जितना कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसमें जो देशों के बीच की ट्रीटीज है उसका काफी इंपॉर्टेंट योगदान होना शुरू हो गया है। अब दो देश किस तरह की ट्रीटीज करेंगे? अगर आप देखते हैं कि कोल्ड वार के दशक में जो न्यू कोल्ड वार खास करके जब शुरू हो रहा है दितांत के बाद, तो वहाँ मुख्य रूप से जो यूएसए और रूस के बीच में जो ट्रीटीज हो रही हैं वो डिसआर्मामेंट के लिए हो रही हैं। दोनों देश न्यूक्लियर कैपेबल हो चुके हैं, उनके मिसाइलों की संख्या, न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। और इन दो देशों के बीच जो साल्ट जैसी जो समझौते हो रहे हैं, यहाँ पर क्या निकलकर सामने आ रहा है? ये मुख्य उद्देश्य जो है इनका ये डिसआर्मामेंट है, यानी कि ये ट्रीटीज डिसआर्मामेंट को कितना प्रमोट कर रही हैं। ट्रीटीज क्यों हो रही है? इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, रीजनल लेवल पे भी अलग अलग कंट्रीज भी आपस में ब्लॉक बना के, या दो कंट्री भी, टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए। अब दो नेशन स्टेट के बीच जो ट्रीटीज के सब्जेक्ट्स हैं, ट्रीटीज का फॉर्म है, ट्रीटीज का बनना है, ट्रीटीज से लॉज का इंप्रूवमेंट है, लॉज का डेवलपमेंट, लॉ का कलेक्शन है, यानी इंटरनेशनल लॉ कैसे बन रहे हैं, ट्रीटी क्या है, ट्रीटी कैसे हो रही है, ये सब हम समझ रहे हैं। अब हमारी जो विषय वस्तु है कि क्या जब दो देश इस तरह की ट्रीटीज कर रहे हैं तो क्या किसी थर्ड पार्टी, तीसरे देश पे उसका असर पड़ रहा है? हाँ, जरूर पड़ रहा है। और जो जैसे हमने पहले कहा कि कस्टमरी लॉ, यानी कि जब दो कंट्री या जो नेशन स्टेट जो आपस में ट्रीटी कर रहे हैं तो इनकी ट्रीटी से भी कुछ ऐसे बिंदु निकलते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ कुछ फंडामेंटल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन के जो विचारक रहे हैं वो यूरोपीय कंट्री से बिलोंग करते रहे हैं, और ज़्यादातर इनके जो फ्रेजेज हैं वो लैटिन भाषा के हैं। तो लैटिन भाषा का एक प्रसिद्ध टर्म है जिसको कहते हैं पैक्टा टर्टिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट। अगर एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आए तो ये याद हो और इसको अगर लिख दिया जाए तो बेहतर है। जो भी कॉपी चेक करने वाले होंगे उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ के जो पेपर होंगे, जो परीक्षा देने वाले होंगे, उनके लिए बेहतर है कि इस फ्रेज़ को रट लें। इस फ्रेज़ का मतलब है कि जब दो देशों के बीच कोई संधि होगी, कोई ट्रीटी होगी, तो इसका ऑब्लिगेशन किसी तीसरे स्टेट पर नहीं पड़ेगा अगर उसकी भी सहमति उस ट्रीटी के अंदर कहीं ना हो तो।
यानी कि बिना उनकी सहमति के किसी दो देशों के बीच की संधि का उस तीसरे देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑब्लिगेशन ऑफ थर्ड पार्टी नहीं होगी। ये हो गया द प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा टर्टिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट। अब इसके पीछे कुछ अपवाद हैं और ये सारे वर्णित हैं वियना कन्वेंशन में, जिसके आर्टिकल 35 को समझना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 35 को पहले पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। Article 35 of Vienna Convention that states that an obligation arises for a third state from the provision of treaty if the parties to the treaty intend the provision to be means of establishing the obligation and the third state expressly accept that obligation in writing। यानी कि एक ऐसा ऑब्लिगेशन यानी कि ऐसी चीज, ऐसी बात जिसको कि मानने के लिए बाध्य होने वाली बात है तीसरे पक्ष के लिए, और दो देश अपनी कोई सहमति कर रहे हैं और उसकी जो बात है जिसको तीसरे देश पक्षकार को मानना है और तीसरा पक्ष भी उस ऑब्लिगेशन को मानने के लिए इन राइटिंग रेडी है, तो ये एक अपवाद हो गया। लेकिन इस आर्टिकल के 2 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पार्टी आर कंसेंटिंग टू ए स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी एंड नॉट ए एंटायर ट्रीटी। यानी कि अब दो देशों के बीच कोई संधि है, अब तीसरा देश उस संधि के सभी प्रावधानों पर सहमत है, तो ये तो संधि दो देशों की नहीं 3 देशों की हो गई ना। लेकिन उस संधि के सिर्फ कुछ क्लाउजेस पर, कुछ ऐसे प्रोविजन पर जो जिसके लिए उसकी बाध्यता होगी और वो स्वीकार करता है, वो अपनी सहमति देता है, तो फिर ये आएगा कि दो देशों के बीच की संधि है और ये तीसरे देश पर इसकी बाध्यता बनेगी। यानी कि वो इस लैटिन फ्रेज जो ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नियम के अंतर्गत कि दो देशों के बीच की संधि का तीसरे देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके अपवाद में है कि दो संधि तो है लेकिन संधि के किसी क्लाउज का कोई ऑब्लिगेशन तीसरे देश पे पड़ रहा और वो उसकी सहमति से हो रहा है, तो ये हो सकता है। यानी कि इस प्रभाव को जायज प्रभाव मानेंगे, लॉफुल इफेक्ट मानेंगे, इन राइटिंग होना चाहिए, लीगली बाइंडिंग होगा। आगे की आर्टिकल है Secondly, the consent has to be expressed in writing. This means that the state to be bound by an obligation under a treaty to which it is not a party, it must consent to the obligation orally and in writing। यानी कि ये जो भी होंगे ये इन राइटिंग होंगे, ये लीगली बाइंडिंग होंगे, ये जो ऑब्लिगेशन होंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, इक्वालिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस, इसी सिद्धांत को पालन करने के लिए ये फ्रेज चूज किया गया था। इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि दो देशों के बीच की संधि का प्रभाव तीसरे देश पे क्यों पड़ना चाहिए, जब सिद्धांत संप्रभुता का ये कहता है कि किसी देश जो संप्रभु देश है वो तो स्वतंत्र है ना अपने आंतरिक मामलों में, अपने बाह्य मामलों में, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में वो तो अपने आप में संप्रभु देश है, सॉवरेन कंट्री है। तो सॉवरेन कंट्री की जो नेशन स्टेट है उसका तो उसकी तो कदर होगी ना इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी है या इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ में। इक्वलिटी यानी भाई उसे भी बराबरी का अधिकार है। जब दो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए आपस में ट्रीटी कर रहे हैं तो तीसरे देश की संप्रभुता की भी रक्षा होगी। नॉन इंटरफेरेंस यानी कि आप किसी दूसरे के मामले में दखल कैसे दे सकते हैं, एक संप्रभु राज्य के मामले में कोई देश कैसे दखल दे सकता है। इसी बेसिक प्रिंसिपल पे आधारित ये फ्रेज यानी इंटरनेशनल लॉ का ये कंसेप्ट है कि तीसरे पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 35 के तहत ये बतलाया गया कि कैसे हो सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 35 है अगर थर्ड जो स्टेट है उस पर अप्लाई हो रहा है, उस पर वो ऑब्लिगेटरी है, यानी कि ये दो देश की संधि के ये कुछ प्रावधान हैं, ये तीसरे देश के लिए भी ऑब्लिगेटरी है, यानी कि उसे भी मानना है, वो लीगली बाइंडिंग है उसके लिए। लेकिन ये तब लागू नहीं होगा कि अगर वो तीसरा देश आक्रमण करता है, यानी कि वो तीसरा देश ऐसी स्थिति में है जहां वह उन दोनों देशों में से किसी एक देश के ऊपर आक्रमण कर देता है। क्योंकि आक्रमण की स्थिति में तो वैसे भी संधियां टूट सी जाती हैं, कुछ संधियां बरकरार रहती हैं इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटीज़ में, जैसे कि देश की बाउंड्री क्या है, टेरिटरी क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, ये युद्ध के बाद भी वही रहती हैं, इस्टेब्लिश रहती हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो कि युद्ध के समय स्थगित हो जाती हैं, फिर युद्ध खत्म होने के बाद फिर बहाल हो जाती हैं, जैसे कि जो इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग देशों के, उनसे संबंधित जो प्रावधान होते हैं। इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ एज एन एक्सेप्शन, दो देशों के बीच की ऐसी ट्रीटी जो कि एक कस्टमरी लॉ बन जाती है, वो
तीसरे देश पर भी बाध्यकारी होती है, यानी कि जो एक प्रथा का रूप ले लेती है। तो कस्टमरी लॉ को अगर हम समझें तो हम अपने देश के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। भारत में अलग अलग देशों के जो उपनिवेश थे, तो आज़ाद होने के बाद भी पुर्तगाल का उपनिवेश दमन, दादर नगर हवेली और एक दमन जो है, ये पुर्तगाल के जो उपनिवेश जो थे वो उसके क्षेत्र रह गए थे। करीब 1950-52-53 की घटना होगी। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये दोनों थोड़ी दूरी पर हैं, और पुर्तगाल का चूंकि वो उपनिवेश था तो पुर्तगाल को उन दोनों में आवागमन के लिए मार्ग की सुविधा मिली हुई थी। 1779 में एक ट्रीटी हुई थी जिसके तहत उस समय पुर्तगाल को उस समय की संधि के अनुसार एक मार्ग, जिस मार्ग से वो दोनों जो उसके उपनिवेश क्षेत्र है उस पर वो ट्रैवल कर पाएगा, आवाजाही कर पाएगा, सामानों की आवाजाही हो पाएगी, व्यक्तियों की आवाजाही हो पाएगी। अब आप देखेंगे दमन समुद्र के किनारे का एक जिला है और दादर एंड नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है वो उससे थोड़ी दूरी पर है और भारत का इलाका है। और उस समय की बात थी कि पुर्तगाल को, अब पुर्तगाल उपनिवेश के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो चुका था, तो पुर्तगाल को उस विद्रोह को दबाने के लिए अपने साजो सामान, अपने लोग, अपने व्यक्ति, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक जो भी है वहाँ पर उनको सप्लाई करनी थी। अब दो जगह उनकी तो है भारत में अलग अलग, लेकिन वो भारत का इलाका है। अब भारत तो नहीं चाहेगा कि वो देश इस तरह से वहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सके, तो भारत ने उनकी आवाजाही पर पूर्ण नियंत्रण लगा दिया था, रोक दिया था। सिर्फ व्यक्तियों की आवाजाही थी, इस तरह की किसी पुलिस या सुरक्षा बल या हथियारों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक थी। तो पुर्तगाल इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले को काफ़ी समझा, सब पक्ष को सुना और अंत में वो इस्टेब्लिश किया कि चूंकि संधि के द्वारा 1779 से ये प्रथा चली आ रही थी कि पुर्तगाल के जो दो क्षेत्र भारत में अलग अलग कुछ दूरी के डिस्टेंस पर थे, उससे उसे आवागमन का जो मार्ग मिला हुआ था वो प्रथा के रूप में वो इस्टेब्लिश है उस संधि के द्वारा। वो चूंकि उसका प्रयोग करता आ रहा है इतने सालों से, तो हम उसके आवागमन को नहीं रोक सकते। लेकिन भारत भी एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य बन चुका है, तो हथियार, पुलिस या इस तरह के किसी भी जो विवादास्पद आवागमन के दौरान जिनका प्रयोग हो सकता है, इसके प्रयोग पर भारत का जो नियंत्रण है वो लागू रहेगा, लेकिन आवागमन को बाधित नहीं कर सकते। वो बात की बात है कि फिर बाद में हमने उन क्षेत्रों को पूरी तरह से अपने में एकीकरण कर लिया। तो ये कस्टमरी लॉ इस तरह से इस्टेब्लिश होते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ में जब दो देशों के बीच कोई संधि होती है और कोई कस्टमरी लॉ इवॉल्व होकर आता है, प्रथा इवॉल्व होकर आती है। प्रथा का मतलब जिसको कि एक विशेष परिस्थिति और समान परिस्थिति में सभी देश हमेशा से फॉलो करते रहे हैं, तो वो थर्ड कंट्रीज़ के लिए, थर्ड पार्टी के लिए भी, जो दो देशों के बीच होने वाले समझौते का हिस्सा नहीं भी है, उसके लिए भी उसे लागू करना वो बाध्यकारी सा बन जाता है। इसमें बहुत सारी ट्रीटीज़, व्यापार वाणिज्य से संबंधित ट्रीटीज़ हैं, अलग अलग कन्वेंशन हैं। जैसे एक अगर देखा जाए तो रूल्स एंड प्रिंसिपल लेड डाउन इन ट्रीटी दैट हैज़ बीन concluded between two parties may become generally acceptable by third state and become binding on them by the way of custom हम समझ चुके हैं। The Hague Convention on the Rules of Land Warfare were held by the International Military Tribunal at Nuremberg to enunciate rules that had become generally binding rules of customary law. A treaty might contain rules which are customary rules at the time of their formulation in the treaty. Such rules bind the third state in the status of customary norms of international law and not as conventional norms. Being customary norms, these impose customary obligation on the state. The International Court of Justice is North Sea Continental Shelf case of 1969 held that for rules of a treaty to become international customary law, that provision of treaty has to fulfill three conditions. यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस जो 1969 में हुआ था, उसमें इस बात को उसने पूरी तरह से रखा, इस बात को स्थापित किया कि जो ट्रीटी होंगे, उनके जो रूल्स होंगे, वो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ होने के लिए, यानी कि वो कस्टमरी लॉ है तो वो थर्ड स्टेट पर भी बाइंडिंग होंगे। तो क्या प्रोविज़न होने चाहिए? वो तीन प्रोविज़न जो है वो फुलफिल होने चाहिए। पहला, द नॉर्म शुड हैव द कैरेक्टर ऑफ बिकमिंग अ जनरल रूल, यानी कि जो प्रथा हो उसके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ऐसी बातें हों, ऐसी विशेषता हो कि सही में वो एक सामान्य नियम बन सकने की क्षमता हो। और इसका जो
जो पक्ष हो, जो इसकी जो विशेषता हो, वो ऐसी हो कि वो इसे सामान्य रूप से, सार्वभौमिक रूप से लागू करने के लिए विशेषता से भरी पड़ी हो। दूसरा, इट कैन पास इनटू द जनरल कॉर्प्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब जो जनरल कॉर्प्स का मतलब होता है एक जो संकलन है, एक जो कोड्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ के, उसमें उसको स्थान मिलने लायक उसकी योग्यता हो। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ओपिनियन ज्यूरिस्ट, दैट इज एक्सेप्टेड एज अ जनरल प्रैक्टिस एंड एन एक्सेप्टेड लॉ। यानी कि जाहिर सी बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो ज्यूरिस्ट हैं उन्हें भी रीजनेबल लगना चाहिए, ये कस्टमरी लॉ इस्टेब्लिश होना चाहिए, तभी वो कोडिफाइड हो सकता है इंटरनेशनल लॉ के रूप। ऑब्जेक्टिव रिजीम्स, कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रीटीज, यानी कि कुछ ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे ऑब्जेक्टिव रिजीम्स होते हैं जो थर्ड पार्टी के लिए भी बाइंडिंग हो जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है। कुछ ऐसे ट्रीटीज़ होते हैं जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल रिवर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यवस्था में नेविगेशन यानी सामुद्रिक परिवहन से संबंधित जो ट्रीटी होते हैं, द ट्रीटी दैट प्रोवाइड फॉर न्यूट्रलाइजेशन और डीमिलिटराइजेशन ऑफ पार्टिकुलर टेरिटरीज और द एंटार्क्टिक ट्रीटीज़, इस तरह की जो ट्रीटीज़ हैं जो एक ऑब्जेक्टिव रिजीम बनाती है, मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देती हैं जो कईयों पर लागू होती हैं एक साथ। अगर इस तरह की कोई संधियों के द्वारा कोई व्यवस्थाएं बनती हैं, कई ये संधियां कोई ज़रूरी नहीं है कोई दो देशों के बीच हो, देशों के समूहों के बीच भी हो सकती हैं, लेकिन इस समूहों के बीच जो संधि से जो बात निकल कर सामने आएगी वो किसी तीसरे नहीं, कई और अन्य देशों पे जो संधि का हिस्सा नहीं है, जो इस संधि के भाग नहीं है, उन पर भी वो बातें लागू हो जाएंगी। आर्कटिक क्षेत्र में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से एक्सप्लोरेशन करना है, किस तरह से वहाँ का जो टेरिटरी है उसको क्या माना जाएगा, इंटरनेशनल टेरिटरी है, और डीमिलिटराइजेशन के जो प्रावधान हैं, ये सब इसमें आते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रीटीज़ है उसमें वो ट्रीटीज़ आती हैं जो इस्टेब्लिश करती हैं एक स्पेसिफिक रिजीम फॉर द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के लिए क्रिएट करती हैं, कुछ नया बनाती हैं उस जगह पर। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नाटो जैसी संस्थाएं जो इस्टेब्लिश हो रही हैं, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रीटीज़। यानी कि इन्होंने कंस्टिट्यूट किया एक ऐसी ट्रीटी को, बहुत सारे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। संगठन जो है स्ट्रेटेजिक संगठन है, और ये संगठन एक नॉर्थ एटलांटिक जो है वो ट्रीटी बन रही है, तो नॉर्थ एटलांटिक के और भी देशों में उस ट्रीटी के कई सारे प्रावधान है, उसके ऑब्लिगेशन के अंडर वो आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि ये कंस्टिट्यूटिव ट्रीटी है। एक इसका जो असर है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। फिर आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे पनामा नहर, स्वेज नहर, इस तरह के नहर से संबंधित जो ट्रीटीज़ होती हैं, तो जो भी थर्ड कंट्रीज़ होती हैं, अगर वो उस ट्रीटी के अंडर जो रूल्स हैं, उस ट्रीटी के जो प्रावधान हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर उनको उन नहरों से पास करना है, वहाँ से व्यापारिक माल गुजारने हैं, वहाँ से उनसे मदद लेनी है, तो उनको उन नियम और बाध्यकारी जो वहाँ के तरीके हैं, जो प्रोविज़न्स हैं, उनको फॉलो करते हुए उनको वो कार्य करना पड़ेगा, उनको वहाँ के नियमों को मानना पड़ेगा। इसमें भी अगर आप देखें तो वियना कन्वेंशन में ये सारी बातें इस्टेब्लिश हो जाती हैं, और यह स्पष्ट हो जाता है कि एक्सेप्शन जो हैं वो ऐसे कारगर हैं कि कई सारे स्तर पर इंटरनेशनल स्फेयर में कई सारी ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो थर्ड स्टेट के लिए भी बाइंडिंग हो जाती हैं। तो इस तरह से इस विषय को हमने अब पूरी तरह से समझ लिया है, और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अगली बार मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।